जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, भारत के अंदर हमने एक ऐसा मोमेंट देखा जहाँ पर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक पावर हाउस शिफ्ट का जो मोमेंट है वो हमें नजर आया। 3 घंटे की विजिट में जो यूएई प्रेसिडेंट हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर वो एजेंडा सेट किया जो सालों से चलती आ रही पार्टनरशिप को एक नए स्ट्रेटेजिक ऑर्बिट में डालने का काम कर रहा है। लेकिन ये जो फॉर्मल कट से विजिट नहीं कह सकते इसको, ये कैलकुलेटेड डिप्लोमेटिक स्प्रिंट के तौर पर देखा जाना चाहिए। और छोटे से समय में जो दोनों ही देशों ने बायलैटरल रिलेशनशिप का जो ब्लूप्रिंट यहाँ पर फाइनलाइज किया है, जिसमें एनर्जी कॉर्पोरेशन, डिफेंस टाइज, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और एक नया जो टारगेट यहाँ पर $200 बिलियन का टारगेट नजर आया है बाय 2032। जो हम देख रहे हैं कि 3 घंटों में इतना कुछ जो ये विजिट है ये काफी अहम यहाँ पर बन जाती है, जहां पर मोदी जी और यूएई प्रेसिडेंट ने जो एजेंडा, टाइमलाइन और डिलीवरेबल्स को यहाँ पर सेट किया है, लॉक किया है। ये आपको नजर आ रहा है कि जो सीईओ लेवल डिप्लोमेसी और सबसे बड़ी बात ये कि जो नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर एक बड़े आयाम पर पहुंचती है। तो इसी पर आज की चर्चा उमेश जी हमारे साथ है। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सियाराम। उमेश जी, 3 घंटे का विजिट और फॉर्मल कर्टसी तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये अपने आप में अलग बात है। लेकिन जो यहाँ पर चीजें नजर आ रही हैं उसको आप कैसे देख रही हैं? एक बड़ा पाव मूव कह सकते हैं क्या इसको? देखिए, 110 मिनट के लिए वो उन्होंने भारत में विजिट किया इफेक्टिवली। एक 3 घंटे भी नहीं किया है, 2 घंटे भी नहीं थे। और वो अपने सारे बड़े जो ट्रेड डेलीगेशन है उनका पूरा जो कुनबा है वो साथ में आया था। ऐसा नहीं था कि ये कुछ ये विजिट एक तरह से जो बोलते हैं कि मतलब आप समझ लीजिए कि जनरली होता है लोग टेस्ट मैच खेलते हैं। यहाँ पर मोहम्मद बिन जायद ने 2020 खेल लिया और आते ही उन्होंने इतने सारे एग्रीमेंट साइन कर दिए, जिसके अंदर मुझे लगता है एक तरह से जो मिडल ईस्ट में है, वेस्ट एशिया में जो इस्लामिक नेटो बन रहा है बिटवीन टर्की, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, उसको काउंटर करने के लिए आए थे मोहम्मद बिन जायद। अब सोचिए कि 2 घंटे की मीटिंग में इमरजेंसी मीटिंग है और वो यहाँ पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में समीकरण धीरे धीरे बदलने वाले हैं। और इससे मुझे लगता है कि भारत, इजराइल और यूएई मिलकर एक नया एक्सेस, नया अलायंस फॉर्म कर रहे हैं ताकि इस्लामिक नेटो को एक तरह से रोका जाए। अब आज अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है, पाकिस्तान और 4 से 5 कंट्रीज से बात कर रहा है कि वो इस्लामिक नेटो में ज्वाइन करे। तो भारत भी एक तरह से अपने भारत और यूएई दोनों चाहकर ये इस अलायंस को एक तरह से रोकना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि दूसरे कंट्रीज भी इसमें ज्वाइन करें। अभी जो टारगेट पे है पाकिस्तान के वो है इजिप्ट। अब सबसे बड़ी बात है कि वहां पर यूएई ने एक तरह से जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो स्टार्ट कर दी है। यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में एक तरह से कंपटीशन चल रहा है कि अरब वर्ल्ड में कौन एक तरह से प्रोग्रेसिव लीडर बन के उभरे। यूएई विजन 2031 में चल रहा है और सऊदी जो है विजन 2030 में चल रहा है। दोनों चाहते हैं कि हमारा जो नॉन ऑयल ऑयल रेवेन्यू है उसको एक तरह से बढ़ाया जाए, जिसमें टूरिज्म इन्वॉल्व है, एआई का इन्वॉल्व है, ये नॉट रिन्यूएबल एनर्जीज का इन्वॉल्व है। सब चीज के ऊपर वो लोग चाह रहे हैं कि उधर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और वहां पर एक तरह से हब वो बन जाए वो देश। अब यूएई को समझ में आ गया कि उसको भी एक तरह से स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए और इसके लिए मोहम्मद बिन जायद जो है वो भारत आए। मोदी और मोहम्मद बिन जायद के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती है। इनफैक्ट यूएई में जो मंदिर, जो पहला मंदिर है मिडिल ईस्ट में, वो यूएई में आया है। और ये देखिए, भारत और भारत का बहुत बड़ा जो डायस्पोरा है वो यूएई में काम करता है। यूएई को समझ में आ गया है कि भारत के साथ उसको अपना डिफेंस एग्रीमेंट बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए कल उन्होंने स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। ब्रह्मोस, आकाश और बहुत सारी जो मिसाइल्स है जो यूएई की सुरक्षा के लिए जरूरत है, उसके लिए बातचीत हुई है। मिलिट्री एक्सरसाइज की बातचीत हुई है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बातचीत हुई है, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बातें हुई है।
और इसके अंदर आप ये देखिए कि इजराइल के साथ भी भारत ने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। अभी हमने इजराइल के साथ 78,400 करोड़ का डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। और एक चीज देखिए, यूएई और भारत दोनों ही रफाल यूज करते हैं फाइटर जेट्स, जिसके कारण दोनों की एयरफोर्स के बीच में इंटर ऑपरेटेबिलिटी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि यूएई को एक तरह से एक इंश्योरेंस चाहिए, गारंटी चाहिए कि अगर फ्यूचर में कोई अगर मिलिट्री प्रॉब्लम्स आता है वेस्ट एशिया में, तो भारत जो है उनको एक तरह से पूरी वेपन सप्लाई कर सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा ये मानना है। सेकेंड एक चीज है कि भारत को उन्होंने बोला है कि हम 0.5 मिलियन मेट्रिक टन जो है गैस हम बेचने वाले हैं। और यूएई has become the second largest energy provider to India. This is the very important। आप देखिए, डिफेंस की बात हुई है, फिर एनर्जी सिक्योरिटी की बात हुई है, एक चीज है स्पेस कोऑपरेशन की बात हुई है। लॉन्च फैसिलिटीज बनाएगा भारत, सैटेलाइट फैब्रिकेशन यूनिट्स बनाएगा, ट्रेनिंग देगा पायलट्स को, और क्या जो सैटेलाइट्स की कमर्शियल चीजें हैं, कमर्शियलाइजेशन, उसके ऊपर भी यूएई के साथ पार्टनरशिप करेगा। देखिए, भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो एक उन्होंने तो $80 मिलियन में मून मिशन कंप्लीट कर दिया था। इसकी तारीफ रिपब्लिकन सेनेटर ने भी की थी 2 दिन पहले। तो ये बताता है कि भारत जो है कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस बनाने के और देने के दे सकता है। सबसे बड़ी बात है कि हम अभी सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन की भी बात कर रहे हैं, जिसमें जो स्मॉल मीडियम रिएक्टर्स है और लार्ज रिएक्टर्स है, उसकी हम स्थापना करने में यूएई की हेल्प करेंगे। क्योंकि देखिए, डेटा जो है वो 21st सेंचुरी का ऑयल है, और उसको माइन करने के लिए आपको एक तरह से अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, जो सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी आपको दे सकता है। इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करार है। सबसे बड़ी बात है कि गिफ्ट सिटी जो भारत के अंदर जो खुला है, वहां पर डीबी वर्ल्ड और अबू धाबी के बैंक्स जो है वहां पर अपने ब्रांचेस खोलने वाले हैं, जिसके कारण ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एक तरह से बढ़ेगा। यूएई ने तो एक और एक काम किया है, उन्होंने धोलेरा में जो सेमीकंडक्टर हब है इंडिया का, वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोलने की बात की है। वहां पे बोला है कि एमआरओ फैसिलिटी खोलेंगे और पायलट की ट्रेनिंग सेंटर भी खोलने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, ये जो अग्रीमेंट्स है, इससे आप समझ में आ जाता है कि यूएई इज ट्रस्टिंग इंडिया फॉर ऑल इट्स टेक्नोलॉजिकल नीड्स। क्योंकि सऊदी को एक तरह से कोवर्ट सपोर्ट मिला हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप से। इसके कारण मुझे ये लग रहा है कि यूएई अभी टोटली यूएई को एक तरह से रिलायबल पार्टनर चाहिए। इसके लिए ये इमरजेंसी मीटिंग हुई है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमने एक तरह से बाकी भी जो स्टेटमेंट्स आए हैं, उसके अंदर लग रहा है कि भारत और यूएई एक तरह से नया रिलेशनशिप ये डेवलप करेगा, जिसमें आप ये देखेंगे कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो मिडिल ईस्ट के अंदर रेडिकलाइजेशन को काउंटर भी करेगा। और ये भी बात है कि दोनों को एक तरह से गाजा पीस प्लान के अंदर ट्रंप ने इनवाइट भी किया है, तो वहां पर भी दोनों की बात हुई होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो यूएई जो है भारत से अभी अपना ट्रेड जो $100 बिलियन है, उसको $200 बिलियन बनाना चाहता है बाई उमेश जी, इसी 2032। पर मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी, $200 बिलियन को लेकर जो टारगेट है बाय 2032, क्या ये अचीवेबल है या फिर हम ये कहें कि एक बड़ी हेडलाइन सिर्फ रह जाती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, यूएई के साथ अभी हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। यूएई के साथ हमने हमारा जो यूपीआई है, इट इज वर्किंग ऑन इन यूएई। वहां पर आप ये देखिए कि हम दोनों जो अपना ट्रेड कर रहे हैं, वो रुपी और दिरम्स में कर रहे हैं। और भारत ने तो अभी बहुत सारा जो पेमेंट है जो रशिया को करना है, हमारे पास रशिया के पास रुपीस पड़े हुए हैं, अर्न रुपीस, उसको भी हमने दिरम्स में सेटल किया है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि यूएई इज अ गेटवे। वहां देखिए, एक और एक चीज है, रशियन बिलियनर जो हैं
वो अभी यूएई में वो एक तरह से सेटल हो चुके हैं। पहले ये रशियन बिलियनर्स यूरोप में थे, वहां पर उनके एसेट्स को कन्फिस्केट कर दिया गया। बताया जाता है यूएई हैज एमर्ज एज अ न्यू हब। तो कहीं ना कहीं भारत ने एक तरह से जो है भारत और यूएई के बीच में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है। और ये जितने भी अग्रीमेंट जैसे साइन हुए हैं, डिफेंस के अग्रीमेंट साइन हुए हैं, फिर आप देखिए एनर्जी के एग्रीमेंट साइन हुए हैं, स्पेस के ऊपर बात हो रही है, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बात हो रही है, डेटा सेंटर्स के ऊपर बात हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बात कर हो रही है। तो तो भारत और यूएई के बीच में जो ट्रेड एंड कोऑपरेशन है ये डबल हो जाएगा बाय 2032। और सबसे बड़ी बात ये है कि आई2 और यू2 के अंदर यूएई और इंडिया दोनों ही मेंबर्स है, उसके साथ इसराइल और अमेरिका भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आईमैक के ऊपर भी बात हुई होगी। इनफैक्ट मोहम्मद बिन जायद ने मोदी जी को बोला भी होगा कि आप अपना लेवरेज यूज करिए और सऊदी अरेबिया को भी समझाइए। तो अब ये एक तरह से आप देखिए कि सब लोग मोदी जी से एक तरह से चाहते हैं कि अगर ग्रीनलैंड का इशू होता है तो भी जर्मन जो एम्बेसडर है वो इंडिया को पुकारते हैं। और आप ये देखिए कि मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद के बीच में अभी इश्यूज आ रहे हैं, और उसके ऊपर भी वहां पर भी मीडिएटर में मोदी जी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग, जिसमें भारत ने तो ऑफर भी नहीं किया है। ट्रम्प तो सब जगह जाके बोलते हैं कि मैंने पीस मेकिंग करवाई है, सब करवाई है। और जिसके अंदर देख लीजिए, दिस इज द डिफरेंस। वहां यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा डिस्प्यूट आप सेटल करवाइए। ट्रम्प पीछे से पढ़ के जाते हैं कि मैंने करवाया है, वे मतलब का क्रेडिट लेते हैं। दिस इज द डिफरेंस जी। व्हाट इंडिया हैज टू ऑफर। ये मेरा मानना है। अच्छा, उमेश जी, यहाँ पर अगर हम जो यूएई और जो भारत है उसकी जो ये हम पार्टनरशिप देख रहे हैं, इसका कोलैबोरेशन का जो एक्सपेंशन है वो चाइना और जो मिडल ईस्ट इन्फ्लुएंस है उसको पूरी तरह से मतलब एक डेलिब्रेट मूव है उस इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट। डेफिनेटली है। इनफैक्ट अभी मेरे ख्याल से हफ्ते भर के अंदर भारत एक सेकेंड अरब लीग फॉरेन मिनिस्टर्स मीट होस्ट करने वाला है। उसमें टर्की नहीं होने वाला है, मैं ये भी बता देता हूँ। और एक तरह से आप देखिए भारत अपना जो फुटप्रिंट है वो मिडिल ईस्ट में बढ़ाना चाहता है। और ये भी देखिए कि उसके बाद जब कल मोहम्मद बिन जायद और मोदी जी की मीटिंग हुई, अचानक हमने देखा है कि सऊदी और पाकिस्तान और मार्को रूबियो सब जगह पाकिस्तान ने डायल करके सबसे बात की है कि इन लोगों ने क्या बात कर ली है। और देखिए एक और एक चीज है, पाकिस्तान जिस तरह से इस्लामिक नेटो अलायंस बनाना चाहता है, उसको एक तरह से झटका देने के लिए भी भारत एक काउंटर मूव चल रहा है। और ये भी बात हो रही है कि जिस हिसाब से एडिटोरियल्स लिखा जा रहा है, पाकिस्तान ने इतने सारे डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिए अपने JF-17 के लिए अजरबैजान के साथ, फिर बाद में इंडोनेशिया, फिर बाद में सऊदी अरेबिया। देखिए डील किसी से नहीं हुई है, ये सिर्फ एडिटोरियल छाप रहे हैं। रॉयटर का एक जर्नलिस्ट है जो पाकिस्तानी ओरिजिन का है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो चाइना है वो अपना प्रोपेगेंडा चालू करके रखा है और पाकिस्तान को यूज कर रहा है कि वो चाइनीज मेड वेपन्स को मिडिल ईस्ट में बेचना चालू करे। क्योंकि सऊदी ने कुछ दिन पहले चाइना के रडार्स और उनके डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स लिए थे, जो डेजर्ट के एनवायरनमेंट में बिल्कुल ही नहीं चले। मतलब आप सोचिए एकदम ही बेकार साबित हुए। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि चाइना जो है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में उनकी जो वेपनरी की जो फजीयत हुई है, वो डायरेक्टली नहीं बेच रहे हैं, वो पाकिस्तान को आगे करके बेचने की कोशिश कर रहे हैं। एक फेवरेबल एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं कि इतने कंट्रीज हमारे से इंटरेस्टेड हैं। देखिए इंटरेस्ट तो बहुत लोग लिखते हैं, बट एक्चुअल डील्स नहीं होती है उसमें। ये बात मैं बता देता हूँ। और एक और एक चीज है, क्या सऊदी अरेबिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई फ्यूचर में ऑपरेशन सिंदूर 2 होता है तो क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के सपोर्ट में आएगा? ये सबसे बड़ी बात है। टर्की तो आ ही चुका है, टर्की के ड्रोन तो ऑपरेशन सिंदूर में थे, बट जी। पाकिस्तान की सपोर्ट में ना तो सऊदी आने वाला है ना और कोई आने वाला है। तो कहीं ना जी। कहीं आप ये देखिए कि दोनों जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो
सिचुएशन खराब हो रही है यमन और सोमालिया के ऊपर, वहां पर लेके बहुत बड़ी बात हुई है। और गाजा पीस प्लान के ऊपर भी मेरे ख्याल से दोनों लीडर्स ने अपनी जो राय है एक दूसरे से व्यक्त की है। सबसे बड़ी जी। बात ये देखिए, बट मोदी उमेश जी, जी मैं यहाँ पर मैं मोदी जी और जो प्रेसिडेंट जायद हैं उनकी मैं अगर बात करूं, तो दोनों की जो ये मीटिंग है वो इतनी, उसका जो टाइम है इतना शॉर्ट क्यों रखा गया? क्या जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस है उसकी वजह से ये रश रहा, या हम कुछ और इसके पीछे का कारण देख पा रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो बहुत दिनों से बातचीत हो रही होगी और कोई ट्रिगर पॉइंट हो रहा होगा। और देखिए, जब मोदी जी से इनसे एमबीजेड से मिलने के लिए, मोहम्मद बिन जायद से मिलने के लिए मोदी जी खुद उनका इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पे गए थे और कार में उनसे कुछ बातचीत की होगी। अब ये कार में तभी बातचीत करते हैं जब वो नहीं चाहते कि एम्बेसी ऑफिशियल्स या उनके कोई जूनियर ऑफिशियल्स ये बात सुने। तो और ये से मोदी जी ये जो कार डिप्लोमेसी है सबके साथ प्रैक्टिस करते हैं। पुतिन के साथ भी उन्होंने, जो चाइना में जो मीटिंग हुई थी वहां पर भी वो 45 टू 50 मिनट्स वो पुतिन से बात कर रहे थे। सडनली इन पर्सन मीटिंग बात कर रहे हैं विद मोहम्मद बिन जायद। तो कहीं ना कहीं भारत एक तरह से स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी पोजीशंस बनाना चाहता है। सबसे बड़ी बात एक चीज आ रही है कि दोनों कंट्रीज जो है डी डॉलराइजेशन को पुश करना चाहते हैं। और एक तरह से नया रिपोर्ट्स ये भी आया है कि डॉलर को हटा के स्विफ्ट अपना जो पेमेंट, जो भारत का यूपीआई है, इंडी रुपी जो चलता है और चाइना का डिजिटल युआन है, उन सबको लिंक करने वाला है। ये एक तरह से अटकलें लगाई जा रही है। और आप ये भी देखिए कि सरगई गौर जो अमेरिकन एम्बेसडर है, उन्होंने रिसेंटली आरबीआई गवर्नर से भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत जो है ड्राइवर सीट पे है। ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। मोहम्मद बिन जायद एक तरह से इमरजेंसी मीटिंग करने आ जाते हैं। सरगई गौर जो है आरबीआई के गवर्नर से मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल कशमकश चल रही है और बहुत जल्दी हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है, डेवलपमेंट्स जो पहले हफ्ते लगते थे अभी घंटों में लग रहे हैं। तो इसके मद्देनजर जो मोहम्मद बिन जायदे ने एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया है, वो जो वक्त की नजाकत को समझकर हम्म। इमीडिएटली डिसीजन लेके वो एक तरह से अपने जो शत्रु है, जो मोहम्मद बिन जायद है, मोहम्मद बिन सलमान है, उनको एक तरह से अचंभित कर दिया है। स्तब्ध हो गए हैं सऊदी सब लोग। उनको भी नहीं समझ में आ रहा कि इन दोनों ने बातचीत क्या की। जी। लेकिन उमेश जी, क्या ये जो विजिट है इसका जो भारत की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उस पर भी कोई असर पड़ेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और ये स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन होता है। देखिए, जिस राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखा जाए, मोहम्मद बिन जायद जो है बहुत ही प्रोग्रेसिव लीडर है। वो बहुत इन्फ्लुएंशियल भी है। कहीं ना कहीं आप जो इवन जो हिंदू टेम्पल यूएई में खुला था उसके बाद भी बीजेपी को 240 सीट ही आई थी 2024 लोकसभा इलेक्शन में। तो मेरा ये मानना है यूएई का कोई इम्पैक्ट नहीं रहने वाला इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे। बट यस, एक स्ट्रांग मैसेज आता है इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के लिए, एक स्ट्रांग मैसेज जाता है पार्टनरशिप के लिए, ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए। और एक तरह से भारत सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर में जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो तैयार हो रहा है, जिसमें ट्रंप ने गाजा पीस प्लान के लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाया है और भारत और यूएई दोनों को इनवाइट किया है $1 बिलियन के लिए दे के। तो उसके ऊपर भी बातचीत हुई होगी। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जो वेस्ट एशिया में बदलते समीकरण है उसके ऊपर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और अग्रीमेंट और नया अलायंस बनाने के ऊपर बातचीत हो रही है। और जी। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की के अगेंस्ट एक नया अलायंस बन रहा है जिसको लीड करेंगे बहुत मोदी करेंगे, एमबीजेड करेंगे। और वहां पर बीबी भी हो सकते हैं और एक चीज हो सकता है, इसमें मैक्रोन भी आ सकते हैं क्योंकि मैक्रोन और जो ट्रम्प के बीच में एक तरह से G7 के अंदर एक तरह से टसल आ रही है।
बिल्कुल, और ओपन वॉर अब तो दोनों के बीच में नज़र आ रही है, खुलकर सामने आ गए हैं और 3 घंटे का विज़िट और दोनों ही देशों ने ग्लोबल स्ट्रैटेजी इकोनॉमिक टारगेट्स और डिफेंस जो एंगेजमेंट है, उसको ऐसे सेट किया कि जो दुनिया है वो देखती जा रही है। लेकिन भारत और यूएई की दोस्ती जो है वो सिर्फ़ एनर्जी डील्स और इन्वेस्टमेंट रोड मैप नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनती जा रही है और जो गल्फ और इंडो पैसिफिक है उसका जो रोड मैप है वो बदलती जा रही है और ये जो ट्रेड की बात नहीं है, ये वर्ल्ड ऑर्डर का जो नेगोशिएशन नजर आता है जहां पर 200 बिलियन का टारगेट जो है वो नंबर भविष्य पूरी तरह से बदल सकता है और ये बदलने की ताकत रखता है। इस विजिट ने एक चीज तो साफ कर दी है कि ग्लोबल डिप्लोमेसी अब स्पीड का गेम बन चुकी है और जो फास्टेस्ट नेगोशिएशन करेगा वही जो फ्यूचर है वो डिसाइड करेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश।